नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प IQ पे। आज है 11 अगस्त का हमको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और उससे जुड़ा जीके जीएस भी देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, अगस्त 2026 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2030 के 500 गीगावाट के लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए कितने गीगावाट की ऐतिहासिक गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता को पार कर लिया है? तो भारत ने पार किया है 300 गीगावाट। 500 में से 300 गीगावाट इन्होंने पार कर लिया है। देखिए, लक्ष्य था 500, जिसमें से 300 गीगावाट इन्होंने बना लिया है, लगभग 60%। कुल गैर जीवाश्म क्षमता देखिए 500 का था, जिसमें से सौर ऊर्जा का जो है 164 है, पवन ऊर्जा 54 है और जल विद्युत ऊर्जा 57 है। याद रखिएगा, और है बायो और परमाणु, ये चीज़ें मिला के 300 हो जा रहे हैं, 500 का लक्ष्य है। आगे देखिए, इससे जीके जीएस से जुड़ा हुआ नवीन और नवीकरण ऊर्जा जो पर्यावरण को संरक्षण रख के जो बिजली बनाई जाए, उसका जो विभाग है उसकी स्थापना 1992 हुई थी। उसका नाम था EMNRE। क्वेश्चन बन सकता है, इसकी स्थापना कब हुई? 1992। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन EMNRE द्वारा औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन के लिए ये लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा, बन सकता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होने वाली राष्ट्रीय जाति जनगणना की शुरुआत अगस्त-अक्टूबर 2026 में बर्फबारी वाले गैर तुल्यकालिक क्षेत्रों के कारण समय से पहले किस केंद्र शासित प्रदेश में कराया जा रहा है? मतलब है कि जहां बर्फबारी पड़ रही है वहां जब से जनगणना शुरू है उससे पहले जनगणना कहाँ कराई जा रही है? तो वो इसका जगह है लद्दाख। इसका सही उत्तर है लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, जहाँ बर्फबारी हो रही है वहाँ समय से पहले जनगणना कराया जाए और कराई जा रही है इस समय। ये देखिए, ये पूरा एरिया है जहाँ बर्फबारी हो रही है, ऊपर का इतना एरिया है। तो देख लीजिए, फेज 1 1 अक्टूबर 2026 से शुरू है बर्फबारी वाले कठिन भौगोलिक क्षेत्र में, जहाँ की थोड़ा सा दुर्गम है पहुँचना वहाँ की चीज़ें के लिए। और फेज 2 जो है 1 मार्च 2027 देश के बाकी हिस्सों में होगी। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देख ले रहे हैं जीके जीएस के। जीके जीएस कहीं अलग से आप नहीं पढ़ने जाएंगे, इससे जुड़ा हुआ देख लीजिए। भारत में आखिरी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? 1931 में, लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। संवैधानिक नियम जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये सब जनगणना हो रहा है। जनगणना अधिनियम 1948, ये भी याद रखिएगा। और मंडल आयुक्त 1980 में, जो 1931 के डेटा के आधार पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दे दिया गया था। 1900 मंडल आयोग 1980, इसी के तहत ओबीसी जनजाति को आरक्षण मिला था, ओबीसी को 27% का। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी से। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा अगस्त 2026 में अनावरण किए गए भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित 800 kN फुल फ्लो स्टेज कंबंशन FFSC लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट का नाम है, इसके बारे में देख लीजिए। पूरी तरह से पुनः प्रयोजन मतलब रीन्यूएबल है, ये लॉन्च किया जा सकता है इसे। थ्रस्टर 800 kN 300 सेकंड विशिष्ट आवेश के साथ है। ये ईंधन तरल ऑक्सीजन और मीथेन इसमें लगता है। ये देखिए, राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार 15 दिनों के भीतर लॉन्च करने का लक्ष्य द्वारा ये निर्मित किया गया है। लॉन्च ऑन डिमांड के उस पर 15 दिन के भीतर इससे चीज़ें रिन्यू करके लॉन्च किया जा सकता है दोबारा। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देख लीजिए। एस्ट्रोबेस की स्थापना 2024 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इन स्पेस टेक्नोलॉजी को समर्पित है। इन स्पेस का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन नेशन स्पेस प्रोग्राम एंड इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2026 में भारत के किस हवाई अड्डे ने देश की पहली उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर दृष्टिकोण प्रक्रिया RNP कैट-H की सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो ये किया है HAL एयरपोर्ट
बेंगलुरु बेंगलुरु में हुआ। इसका मतलब देख लीजिए कि जैसे कोई बीमार है या कहीं आग लगा है या कोई घटना हुई है, तो अब हम लोग पहले जो ज़मीन पे रडार लगे रहते थे उससे हेलीकॉप्टर पहुंचा था, उससे सिग्नल इसे मिलता था, लेकिन अब सीधे सैटेलाइट द्वारा इसे सिग्नल मिलेगा और पहले 12 मिनट लगता था, अब केवल 4 मिनट में ये पहुंच जाएगा। इसके तहत लगभग 8 मिनट की बचत होगी, जिससे अगर कोई बीमार है या चीज़ें किसी की जान जोखिम में है तो उसे 8 मिनट पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, तो उससे उसकी जान बच सकती है। देखिए सिस्टम क्या है। नेविगेशन रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस के कैटेगरी एच एआई द्वारा डिजाइन ये डीजीसीए द्वारा मंजूर है। एयर एम्बुलेंस भी है। आपदा प्रक्रिया और शहरी बाधाओं की सटीकता, अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो हम लोग बहुत 4 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये चेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। डीजीसीए इसका जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारत का उड्डयन नियामक है ये। तो इसके बारे में देख लीजिए, ये किया है एचएएल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2026 में सऊदी अरब, तुर्की और किन देशों ने मिलकर एक नए त्रिपक्षीय आपसी सुरक्षा ढांचा मक्का संयुक्त सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, 3 देश ने मिलकर एक ऐसा बनाया है कि एक पे हमला यानी तीनों पे हमला, वही नाटो जैसा इन लोगों ने मिलकर बनाया है। देख लीजिए कैसे क्या है, किसका कितना किस प्रकार का योगदान है। तो सामूहिक निवारण, एक पर हमला, तीनों पर हमला, यूएन के चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत, जिसके तहत नाटो बना था, यानी टीओ नाटो इसी के तहत बना था। देखिए पाकिस्तानी का जो इसमें योगदान रहेगा, सैन्य क्षमता अवेलेबल करवाएगा। सऊदी अरब वित्तीय ताकत यानी फाइनेंशियल, पैसे वैसे की कमी, और तुर्की साइंस और टेक्नोलॉजी, उन्नत रक्षा तकनीकी, इसके तहत ड्रोन्स और फाइटर जेट अवेलेबल करवाएगा। इसमें परमाणु सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चलिए इससे प्रेरित देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट। यह समझौता पश्चिमी देशों की नाटो के अनुच्छेद 5 के सिद्धांत से प्रेरित है। राजधानी तुर्की अंकारा, नाटो सदस्य, और सऊदी अरब रियाद। मतलब इसका जो पहली बार बैठक जो हुआ था वो सऊदी अरब में ही हुआ था। और देख ले तुर्की और क्या बोला है, राजधानियाँ हैं, तुर्की की अंकारा है और सऊदी अरब की रियाद है। सऊदी अरब में ये बैठक हुआ था, बाकी यहाँ इसकी राजधानियाँ लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर ये नाटो बनाया, समझ लीजिए। इसका नाम है संयुक्त मक्का रक्षा समझौता। ये बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसे आप इम्पोर्टेंट रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल ईओडी अभ्यास 2026 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हुआ है केरल के कोचिंग में ये आयोजन हुआ है। इसके बारे में ये देख लीजिए कि जैसे कि समुद्र में जैसे बारूद बिछाया रहता है या और भी चीज़ें जो रहती हैं, उनको बम निरोधक है डिस्पोज कर देना, उन्हें निष्क्रिय कर देना, और वो बिना फटे हुए। उसके बारे में देख लीजिए, यहाँ लिखा है INUSN EOD का 8वां संस्करण दक्षिणी नौसेना कमान कोचिंग में हुआ है। याद रखिएगा, कोचिंग में हुआ है। सरफेस लेवल आधुनिक तकनीकी और रोबोटिक उपकरण साझा करके ये परीक्षण किया गया। इसमें तकनीकी और रोबोटिक उपकरण का प्रयोग हुआ है। मिड डेप्थ, बिना फटे हथियार को सुरक्षित रूप से बेअसर करना। जैसा कि हमने बताया कि जो समुद्र में बिछाई गई है, मतलब बम या कुछ भी ऐसा है जो कि फट सकता है लेकिन अभी फटा नहीं है, उन्हें निष्क्रिय करना। अंडर साल्वेज और खदान से निपटना, वही चीज़ें देख लीजिए। 1 मिनट फैक्ट देख लीजिए। इस संयुक्त साल्वेज और ईओडी अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी। दक्षिणी कमान कोचिंग या भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग कमान है। कुल मिला के आप ये समझिए कि अमेरिका के साथ जो हुआ है, अगर कोई बम है या कहीं भी है समुद्र में, तो उसे बिना फटे हुए डिस्पोज कर देना, मतलब उसे निष्क्रिय कर देना। सीधा मतलब ये जान लीजिए अमेरिका के साथ हुआ है। कौन सा समझौता है? ईओडी, याद रखिएगा, ईओडी अभ्यास 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति से जुड़े अपने संशोधित नियमों को लागू किया है। इसके तहत एजेंट ग्राहकों को किस समय के
बीच ही कॉल कर सकते हैं। एक समय निर्धारित कर दिया गया है। तो आप ये देखिए यहाँ से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपको कोई रिकवरी वाला कार्य कर सकता है, याद रखिएगा अगर आपने लोन ले रखा है। उसके बाद इस बीच में कॉल करता है, ये जो समय है 12 बजे से इधर देखिए 8 बजे के बाद, तो आप कंप्लेन कर दीजिए, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, सीधा बात। डिजिटल डिवाइस लॉकिंग 30 दिन के अंडर में रिमोट लॉक की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा कुछ करता है, रिमोट लॉक कर देता है, आपने कोई चीज़ ले रखा है तब भी वो पूरा इसमें डिटेल्स लिखा रखा है। पहले बार समय जान लीजिए 8 से 7 बजे तक, ये पूरा डिटेल्स है। ये चीज़ें उन्होंने जारी किया है आरबीआई ने। महत्वपूर्ण पहले फिजिकल विजिट से 1 दिन पहले नोटिस अनिवार्य है, कॉल 6 महीने तक रिकॉर्ड होगी। मतलब अगर आपके यहाँ रिकवरी वाले आ रहे हैं तो उससे 1 दिन पहले नोटिस देना उनको अनिवार्य है, ऐसे नहीं बिना बताए आपके घर पहुँच जाएंगे। ये सब आप ले लिए, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देख ले रहे हैं, आरबीआई के बारे में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमीशन के तहत हुई थी। राष्ट्रीयकरण जो उसका हुआ था 1 जनवरी 1949। इसका मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में है। सीधा बात ये जानिए कि आपको एजेंट आपको कॉल करके ऐसे परेशान नहीं कर सकता है कि रात 10 बजे 12 बजे कॉल कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजे से 7 बजे तक बीच वो कॉल कर सकता है, सुबह 8 बजे से 7 बजे के बीच। उसके बाद आप अपनी पूरी 6-7 घंटे की नींद ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 NH-15 के चौड़ीकरण कॉरिडोर के कारण चर्चा में रहा। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, याद रखिएगा। ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो अब और पूछा जाएगा। ये असम में है। असम में ही ये सरकार ऐसे यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-15, उसे चौड़ीकरण कर रही है, क्योंकि यहाँ अक्सर चीन और इन लोगों का वो रहता है, तो वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण करना जरूरी भी है। लेकिन इससे हमारे वन्यजीव को खतरा हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट को इसको ध्यान में रख के चीज़ें बनाई जाइए। चलिए देखते हैं क्या है। पर्यावरण चिंता क्या है। NH-15 के चौड़ीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण यह अभ्यारण्य खतरे में है। मतलब रोड जब जंगल से होकर जाएगा तो जीव जंतु जैसे एलिफेंट, गौर और वाइल्ड बोर, इन सबको ये दिक्कत होगा। मतलब अगर उसे क्रॉस कर रही हैं, पहले तो क्रॉस करने में दिक्कत हो जाएगा, बैरिकेड लग जाता है। उसके बाद एक्सीडेंट का खतरा। तो और यह एक एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा भी है। इस बीच में एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है। यहाँ हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनके इधर जाने आने से ही इन लोगों का माइग्रेशन होना भी ज़रूरी रहता है, तो उन सब के लिए खतरा का विषय बन गया है। बाकी देखो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे क्या वो रूल लाती है, कितना वो ब्रिज पुल बनाती है जानवरों के लिए, कैसे क्या, वो आगे देखा जाएगा। इससे संबंधित जीके देख लीजिए। असम के नेशनल पार्क काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, सही है। मानस और डिब्रू सोबोर, नमोरी और औरंगा, ये भी नेशनल पार्क वहाँ है। इसकी स्थापना इसे 1998 वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1998 इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग गैंडे के लिए फेमस है, असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा घोषित नई दिल्ली में होने वाली 10वें इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस IMC 2026 की आधिकारिक मुख्य थीम क्या तय की गई है। तो इसका उत्तर है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। मतलब अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो बिना किसी रुकावट के आप प्रतिभा से आगे बढ़ें। देखिए 10वां संस्करण 7 से 10 अक्टूबर 2026 यशोभूमि IIC नई दिल्ली में होगा। एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोग्राम प्रौद्योगिकी मंच है। एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है ये। देख लीजिए 5 से 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें रहेगा। 5 और 6G के बारे में रहेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में, ताकि और भी चीज़ें हम लोग AI सब चीज़ें डेवलपमेंट कर सकें। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जोड़ेंगे, सारी चीज़ें सैटेलाइट से जुड़ेंगे, ताकि आगे देखिए एम्बुलेंस जो बेंगलुरु ने ये चल शुरू किया है, सैटेलाइट से जोड़ गया है, तो 8 मिनट की बचत हो रही है। तो इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। संबंधित मंत्रालय जो है संचार मंत्रालय,
भारत में 5G की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6वें संस्करण के दौरान हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एशियाई लायंस, जो कि भारत तक ही सीमित रह गए हैं, कि आखिरी दर्ज की गई आबादी कितनी है, जिसके लिए प्रोजेक्ट लायन काम कर रहा है। प्रोजेक्ट लायन के बारे में देख लीजिए। पहली बात, आज शेर दिवस है, आज नहीं है, 10 अगस्त को, यानी कल परसों था 10 अगस्त को। उसकी जो आबादी में वृद्धि हुई है, कितना, 2015 में कितना था, 523, फिर 29% की वृद्धि हुई है। 2020 में 667 हो गए थे। सही उत्तर है 667, इसके इसमें वृद्धि हुई थी। 2026 का है क्या, 2026 का ही होगा, 2026 कर लीजिए इसे। और प्रोजेक्ट लायन 15 अगस्त 2020 को घोषित हुआ था। हाँ, ये तो 2020 को हुआ था, ये तो है। सौराष्ट्र का लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर कवर करता है। इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 60,000 वर्ग किलोमीटर ये पूरा। वो तो गुजरात गिरी नेशनल पार्क जानते होंगे आप लोग, गिरी नेशनल पार्क, उसी में सिर्फ एशियाई शेर बचे हैं और पूरे विश्व में कहीं नहीं है। एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिरी नेशनल पार्क में बचे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ये देखिए, हाँ यहाँ लिखा तो है। इसका वैज्ञानिक नाम है जो पेंथेरा लियो पार्सिका। प्राकृतिक आवास भारत का गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात पूरी दुनिया का इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इसी तर्ज पर शेरों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो देख लीजिए इसकी टोटल आबादी कितनी है, 674। पहले बात इनकी संख्या याद रखिएगा कितनी है, 674। चलिए बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही पर डे क्लास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शार्प IQ को, और इसका PDF टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, अभी वीडियो की लिंक में डाल दिया जाएगा टेलीग्राम, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। ओके, बाय एंड टेक केयर।